अभी पाकिस्तान बना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद हैं और वो एक मीटिंग है, एक फौजियों का जत्था खड़ा हुआ है और वो कायदे आज़म से कहते हैं जनाब मुल्क बन गया है, इसमें हमारा हिस्सा क्या है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मार्शल लॉ की गोद में परवरिश पाई है, फौजी हैचरी की पैदावार हैं जी। और मैं तो कहा करता हूँ कि 7 अक्टूबर 1958 को जब सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था और अयूब खां को उन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था जी। उसके बाद से आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो उनकी मर्ज़ी के बगैर आई है। जी बिल्कुल। और कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो उनकी मर्ज़ी के बगैर गई है। ठीक हो गया। इसे हर कोई अपने अंदाज से देखता है, मेरा देखने का अपना एक तरीक़ाकार है। जब 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा, उस वक़्त 1959 फरवरी में 1956 के दस्तूर के तहत इंतखाबात होने वाले थे। जी। उसकी इंतखाबी मुहिम जारी थी। मुख्तलिफ सियासी जमातें मैदान अमल में थीं और मैंने खान अब्दुल क़य्यूम खान जो उस वक्त मुस्लिम लीग के सदर थे, और जाहिर है कि मशरक़ी पाकिस्तान भी और मगरबी पाकिस्तान भी उस वक्त ये दो सूबे थे और एक ही मुस्लिम लीग थी, अभी मुस्लिम लीग के हिस्से नहीं बने थे। जी। तो उसके सदर खान अब्दुल क़य्यूम खान थे। जी। मैंने अपने वालिद साहब के साथ शामिल होकर उनका वो जलसा जुलूस रैली देखी है। अगर वो इंतखाबात हो जाते तो पाकिस्तान की तकदीर मुख्तलिफ होती। तो ये उस वक्त आप समझते हैं कि बीज बोए गए डिक्टेटरशिप के? मैं सिर्फ इस हवाले से बताना चाहता हूँ जो आपने सवाल किया कि अभी पाकिस्तान बना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद हैं और वो एक मीटिंग है, वहाँ फौजी जर्नैल भी हैं, उनका एक फौजियों का जत्था खड़ा हुआ है और वो कायदे आज़म से कहते हैं कि जनाब मुल्क बन गया है, इसमें हमारा हिस्सा क्या है। ये बात कायदे आज़म को कही गई। तो फिर उनका एक वो फेमस जो एड्रेस है कोयटा का आया कि यू आर सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री, और उसके जो रूल करने वाले हैं वो पॉलिटिशियन है। आपका काम है सिविल हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसियों पर अमल करना और बस। बिल्कुल यही। कायदे आज़म के ज़माने में तो ये काम चल गया, बाद में ये खुसर फुसर जो है ना ये जारी थी, उसी का नतीजा था कि ये सब कुछ हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि 54 में अयूब खान ने कहा कि मार्शल लॉ। चलें ये सॉरी मैं आपको कथा कलामी, यहाँ तक तो हम आ गए असबाब उसके, ये तो हम सबको, हमें लोगों को उसका पता भी है। लेकिन ये जब एक कल्चर और हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया तो फिर ये एक सियासतदान के लिए कितना मुश्किल होता था कि इसी सिस्टम के अंदर वर्क करे, इसमें से ही अपना एक पॉलिटिकल करियर भी बनाए और उनकी जो एक प्रेजेंस है उसके ऊपर उसको भी बर्दाश्त भी करे और उससे काम भी निकाले। तो लेकिन उसका नुकसान भी होता गया। आपको पता है कि फिर उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान का इशू खड़ा हो गया और याह्या खान साहब ने जो कुछ किया वो भी हम सबके सामने। तो हम थोड़ा सा स्विफ्टली मूविंग ऑन, अगर हम अयूब खान साहब के ज़वाल की तरफ आ जाएं और याह्या खान साहब के आगाज़ की तरफ, तो उसकी क्या आप समझते हैं वजूहात थी? देखिए अर्ज़ ये है कि अयूब खान ने जब इक़्तिदार संभाल लिया जी, उसके बाद उसको ज़रूरत थी कि कोई इंतज़ाम किया जाए। जी। चूँकि 56 का जो दस्तूर था वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, एब्रोगेट कर दिया था। उसके बाद अयूब खान ने, ये वैसे लगता लतीफ़ा है जो मैं सुनाने लगा हूँ, लेकिन ये वाक़या है। उन्होंने उस वक़्त के चीफ जस्टिस, ये आम तौर पर लोगों को नहीं पता, जस्टिस मुनीर को जी कहा
कि जनाब मैं कैसे दस्तूर बनाऊं, दस्तूर तो चाहिए, ये मार्शल के ज़ाब्ते कब तक चलेंगे। तो जस्टिस मुनीर ने बड़ा मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ा मज़का खेज बात है जी। उसने कहा जी बड़ा आसान है, अच्छा, आप एक जलसा ढाका में करें, एक लाहौर में करें, एक आप पेशावर में करें, कराची में करें, कोयटा में करें, पिंडी में कर लें, ये बड़े शहर हैं, यहाँ आप जलसे करें और कहें कि जनाब ये मैंने दस्तूर बना दिया है, मंजूर है, लोग कहेंगे मंजूर है, दस्तूर बन जाएगा। खैर अयूब खान ने बात सुन ली। अयूब खान खुद कहा करता था कि देखो जी ये जज साहब हैं, मुझे ऐसा कहते हैं। फिर अयूब खान ने 1962 का दस्तूर दिया जी, और कहा कि मैं जनरल मोहम्मद अयूब खान आपको एक दस्तूर दे रहा हूँ। वो दे दिया। उसके तहत अयूब खान साहब ने फिर एक इलेक्शन भी जीता। फिर 1964 में एक इंतखाबी मुहिम शुरू हुई उस दस्तूर के तहत। उसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मादर मिल्लत जो थी वो अपोजिशन की उम्मीदवार थी और अयूब खान जो थे वो हुक्मरान जमात जो कन्वेंशन लीग थी, चूँकि उन्होंने फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और मुस्लिम लीग का कन्वेंशन तलब किया। क्योंकि अगर कौंसिल की मीटिंग होती तो कौंसिल की मीटिंग ने तो उनको मुंतखब नहीं करना था, क्योंकि पार्टियां जब ख़त्म कर दी थी तो मुस्लिम लीग थी, तो इसी वजह से फिर उसका नाम कन्वेंशन लीग बना। कन्वेंशन लीग पड़ गया और दूसरों ने अपनी कौंसिल की मीटिंग बुला ली तो वो कौंसिल बन गई। वो कौंसिल मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग दो हिस्सों में तकसीम हो गई। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कोई ख़तरनाक काम नहीं है, लेकिन इसके दूर रस असरात हुए जी कि अयूब खान ने अपने इक़्तिदार के ज़ोर पर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली सरकारी तौर पर और पॉलिटिशियन तकसीम हो गए और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े मुस्लिम लीगी थे जो असल मुस्लिम लीग को छोड़कर अयूब खान के साथ चले गए ताकि वो इक़्तिदार में रह सकें। सबको पता चल गया कि फ़ौज के बगैर तो इक़्तिदार नहीं आएगा। और बदकिस्मती ये है कि आज भी ये कहा जाता है, हालांकि आज का माहौल जो है मेरे नज़दीक वो तब्दील हो रहा है जी। उसमें बहुत बड़ी तब्दीली सोसाइटी के अंदर आ चुकी है। और सोसाइटी से मुराद सिर्फ आवाम नहीं है, ब्यूरोक्रेट भी हैं, अदलिया भी है और हमारी आर्म फोर्सेस भी हैं। सब के अंदर एक खामोशी के साथ एक तब्दीली ग्रेजुअली आई है और आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने जो मशरक़ी पाकिस्तान का सान्या बर्दाश्त किया वो खाली याहिया खां का जो वो तो कसूर जो उसका है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। जो अवाम का मैंडेट था उसको उसने वायलेट किया, उसके साथ कौन कौन शामिल हुआ वो एक अलग बात है, उस पर भी कभी बात कर लेंगे तफसील के साथ। लेकिन अयूब खां के इक़्तिदार संभालने के बाद मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास माहौल पैदा होना शुरू हुआ कि हमारा मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान में कोई हिस्सा नहीं है।